प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार चैनल के राइजिंग भारत सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, नेशन फर्स्ट की नीयत से करना चाहिए काम। प्रधानमंत्री ने कहा, नया भारत आतंक के जख्म को सहता नहीं बल्कि जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सिखाता है सबक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का किया उद्घाटन। कहा, स्टार्टअप एक सामाजिक संस्कृति, कोई इसे रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 45% से अधिक स्टार्टअप महिलाओं के नेतृत्व वाले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान। उम्मीदवार 27 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। बिहार में होली के चलते 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन पत्र। बिहार के हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी होंगे चिराग पासवान। एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की जारी की पहली सूची। डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन भाजपा में हुई शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, ईडी के समन पर हाजिर होने में क्या है परेशानी। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, कोर्ट ने केजरीवाल को दिखाया आईना, कानून से ऊपर कोई नहीं। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। भारत में आईएसआईएस के प्रमुख हारिस फारूकी को एक अन्य ऑपरेटिव के साथ धुबरी में किया गया गिरफ्तार। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर देश में घुसने के दौरान किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दोबारा चुने जाने पर दी बधाई। भारत और रूस विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात। रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का किया आह्वान। और देश में होली के त्योहार को लेकर उल्लास का माहौल। देश के विभिन्न हिस्सों और मंदिरों में भक्तों ने मनाई रंग भरी एकादशी। होली की मस्ती में सराबोर लोगों ने एक दूसरे को लगाए अबीर गुलाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समाचार चैनल के राइजिंग भारत सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सबने राइजिंग भारत अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक सिखाता है। आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सबने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके विरोधी उन्हें गालियां देने का कीर्तिमान बना रहे हैं। वे उनके साथ साथ गरीबों को भी गाली दे रहे हैं। वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं। मेरे लिए भी
गालियां, वो गरीब मुझे आशीर्वाद देता है इसलिए उस गरीब को भी गालियां, लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने तो मन बना ही लिया है। फिर एक बार हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। और पीएम ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो पावरफुल लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अंतर पिछले 10 सालों के दौरान आया है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। और स्टार्टअप महाकुंभ देश का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप प्रोग्राम है। स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च तक भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टार्टअप महाकुंभ में भावी उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व कर रहे छोटे शहरों के युवा इस आयोजन में प्रमुख निवेशकों, इनोवेटर और महत्वाकांक्षी उद्यमियों ने भाग ले रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस समारोह में पहुंचे तो स्वागत दिल खोलकर हुआ। हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे भारतीय स्टार्टअप्स को सराहते हुए पीएम ने विकसित भारत के रोडमैप में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। देश की स्टार्टअप क्रांति में छोटे शहरों के युवाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम अब सामाजिक कल्चर बन गया है। हमारे 45% से ज्यादा स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। अंतरिम बजट में रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था और G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पहली बार स्टार्टअप को शामिल करके उसे ग्रोथ इंजन करार दिए जाने जैसे कदम इस क्षेत्र को नई रफ्तार दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे पास 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हमारे स्टार्टअप्स ने लगभग 12,000 पैटेंट्स फाइल किए हैं। पीएम ने इस अवसर पर स्टार्टअप से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर,
3000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधि और 10 देशों के लगभग 50,000 बिजनेस विजिटर शामिल हुए। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित किया। देश के अपनी तरह के इस सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट में सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और हजारों अन्य हितधारक शामिल हुए। प्रदर्शनी में शामिल कुछ प्रदर्शकों से डीडी न्यूज से खास बातचीत की, जिनमें पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए भी समाधान और विकल्प भी नजर आए। दिल्ली एनसीआर में पराली की समस्या किसको नहीं पता। जब भी समय आता है, थोड़ा ठंड बढ़ता है, हमने देखा है कि पूरी दिल्ली पराली के जलाने के चक्कर में एक तरह से दम घोटू बन जाती है। लेकिन उससे इजाद पाने का एक तरीका सामने आया है। उसको जलाए ना, उसको किस तरीके से अलग तरीके से उसको यूज किया जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली किया जाए। आज हम बताएंगे धरक्षय से। ये एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप महाकुंभ में आए हैं दिल्ली में, और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो पराली है उसको एक तरह से उसको यूज करके, और ये थर्मोकोल का बहुत बड़ा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि थर्मोकोल जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इससे जो एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। रुद्रांश, ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके का प्रोडक्ट। ये इनोवेटिव आइडिया है और खासतौर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बचा सकता है दमघोटू दिल्ली से। बिल्कुल सही बात है। अब जो पराली है, पराली इतनी बड़ी समस्या है कि आपने जैसे मेंशन किया, बिल्कुल सही आपने बताया कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना चालू होता है, वैसे ही हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया, कुछ भी कह लीजिए, दिल्ली के सब पास में इतना ज्यादा कंडीशन हाई हो जाता है AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, दैट उसका हो जाता है 999 प्लस। हम लोग कहते हैं उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब दैट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसी पराली को यूज करके एक ऐसी तकनीक, ऐसी प्रक्रिया बनाई है कि हम उसको थर्मोकोल, जो फोम होता है, जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो आपका हर एक पैकेजिंग में आता है, छोटा सामान मंगवाइए, बड़े से बड़ा सामान मंगवाइए, टीवी, फ्रिज, एसी मंगवाइए, घी की बोतल मंगवाइए, सब में थर्मोकोल मिलेगा आपको। तो हमने उसी थर्मोकोल को रिप्लेस करके एक सस्टेनेबल पैकेजिंग बनाई है। सस्टेनेबल क्या, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाई है। आप इसे अपने घर के किचन गार्डन में डाल सकते हैं, होम कंपोस्टेबल है, और वहां पे 60 से 90 दिनों के अंदर डिग्रेड हो जाएगा। और ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट है थर्मोकोल फोम का। आपको सारी की सारी इसमें प्रॉपर्टीज मिलेगी, कुशनिंग, सब कुछ मिलेगा आपको, और ये पूरा का पूरा इकोलॉजिकल है, सर्कुलर इकोनॉमी है। एज वेल एज थर्मोकोल है हमारा, थर्मोकोल जो 2000 साल में भी जाकर डिग्रेड नहीं होता, छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी नहीं टूटता, और वही थर्मोकोल जो पहला पीस दुनिया में बनाया गया होगा, वो आज तक कहीं ना कहीं लैंडफिल में, ओशन में, कहीं ना कहीं तो पड़ा ही है। एक तरह से ये एक पंथ दो काज हैं। आप पराली की समस्या से भी बच सकते हैं, और थर्मोकोल का जो एक भयावह स्थिति हो चुका है पूरे विश्व में, उससे निजात पाने का भी ये एक तरीका है। कैंपस विकी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। इन 21 राज्यों के लिए नामांकन पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर व मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के नामांकन दाखिल के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिन भर की राजनीतिक हलचल को देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना के साथ ही देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बिहार के हाजीपुर सीट से चिराग पासवान को उम्मीदवार बनाया गया। ये सीट उनके पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती है। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं बिहार में बदलते नए राजनीतिक समीकरण के तहत जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है और वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी
इस बात को लेकर औपचारिक मोहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। हम कांग्रेस नेतृत्व को खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। इस बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि कांग्रेस विभाजन के कगार पर है। उन्होंने कहा कि जिस क्षण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, कांग्रेस के विभाजित होने की पूरी संभावना है। I believe that the moment Narendra Modi ji, our honorable Prime Minister, will take a oath, after that few months, Congress are most likely to be divided. तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद बुधवार को तमिलिसाई सुंदरराजन भाजपा में शामिल हो गयीं। उन्हें नवंबर 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें फरवरी 2021 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। AIADMK ने इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने चेन्नई दक्षिण सीट से जयवर्धन, उत्तरी चेन्नई से रोयापुरम मनोहरन, कृष्णागिरी से जयप्रकाश, इरोड से अतरल अशोक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा AIADMK ने सलेम लोकसभा सीट विघ्नेश, विल्लुपुरम से बकिया राज, अराकोनम से AL विजयन को टिकट दिया है। उधर DMK ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, DMK सांसद कनिमोझी और अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में चेन्नई में ये घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके साथ ही पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। पार्टी ने उत्तरी चेन्नई से कलानिधि वीरस्वामी, दक्षिणी चेन्नई से थम्बिजाची थंगा पांडियन, मध्य चेन्नई से दयानिधि मारन, श्रीपेरुम्बदूर से TR बालू, तिरुवनमलाई से अन्ना दुरई, नीलगिरी से A राजा और थुथुकुडी से कनिमोझी को टिकट दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की पार्टी अपना दल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की घोषणा कर दी है। अपना दल क ने कार्य समिति की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अपना दल क के उम्मीदवार फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की शिकायत की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कई लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी ने नारी शक्ति का अपमान किया है। I read it out कि ये हिंदू धर्म में एक शब्द है। I read out the exact thing of what he said, and then we went and made a detailed presentation. Here you are insulting the sentiment of the Hindu community, and then what does it mean? Ma Durga, Durga Shakti. What is he talking about? He's insulted the religious sentiments of a lot of people. He's insulted Nari Shakti, Mahila Shashktikaran. We are moving from women-centered development to women-led development. Here is the leader of a party talking this language. Shameful. और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी द्वारा शक्ति पर दिए गए बयान के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन की भक्ति शक्ति में है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की प्रत्येक माता और बहन हमारे लिए शक्ति स्वरूप है। कांग्रेस पार्टी शक्ति के बहाने मातृशक्ति के स्वाभिमान को कुचलना चाहती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम हिंदू बुराइयों से लड़ने के लिए शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शक्ति को ही खत्म करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने केंद्र एवं प्रदेश के समस्त नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर विश्वास दिखाया है और 5वीं बार मैदान में उतरने के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे टिकट दिया। हमीरपुर की जनता ने हर बार रिकॉर्ड को और बड़ा किया है, जीत को और बड़ा किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के शानदार काम,
मेरे प्रयास इस बार इतिहास रचने का काम भी करेंगे। जहां एक और हम हमीरपुर से रिकॉर्ड जीत और इतिहास दर्ज करेंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें मोदी जी की 400 का आंकड़ा पार करने के लिए उसमें मदद करेंगे। राजधानी में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। इसमें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गौतम गंभीर को उम्मीदवार बनाया था। वहीं इस बार पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद और वर्ष 2015 से 16 में पूर्वी दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर ये जा रहे हैं जनता के बीच, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भाजपा ने पूर्वी दिल्ली से हर्षदीप मल्होत्रा जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बात करते हैं सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की जो पिछले 10 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो लाभ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के नागरिकों को मिला है, उस विषय में बात कर रहे हैं। जो आगे हम उनको और सुविधा दे सकते हैं, जैसे जहां झुग्गी वहां मकान, उस प्रधानमंत्री जी की उस योजना में केंद्र सरकार का मेजर रोल है, लेकिन उसमें लगभग 25% राज्य सरकार का भी रोल होता है। जब वो ओके करती है तो ही वो हो पाता है। पर अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब को जनता को सहूलियत देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, दिल्ली के एलजी साहब ने अभी दिलशाद कॉलोनी में, कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की 3 बस्तियों में जहां झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों पे मकान बनाने वो योजना प्रारंभ कर दी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पूर्वी दिल्ली के अंदर जहां भी झुग्गियां हैं, वहां पर हम जहां झुग्गी वहां मकान को लागू करने का भी जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। लेकिन वो मकान सिर्फ कंक्रीट का मकान नहीं है। आप झुग्गी में देखते होंगे तो झुग्गी बस्ती में नाली का पानी सड़क पर होता है, क्योंकि नाली होती ही नहीं है। वो जो वेस्ट वाटर है वो सब सड़क पर इधर उधर फैला हुआ होता है। अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, कोई पार्क नहीं होता, पीने का पानी भी उसमें मिक्स हो रहा होता है, बदबूदार पानी पीना पड़ता है। लेकिन जहां झुग्गी वहां मकान होगा तो वहां साफ सुथरी सड़कें, सीवर की व्यवस्था, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था, ऐसा पार्क भी जहां पर वहां के नागरिक बैठ के अपनी बातचीत कर सके, थोड़ा घर से बाहर भी ग्रीनरी में बैठ सके। मेरे मन में सबसे पहली प्रायोरिटी ये लगती है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर विधायक कुलदीप कुमार को टिकट दिया। मैं मानता हूँ कोई चुनौती नहीं है। उसका बड़ा कारण ये है कि जब आप विधायक होते हैं तो पार्टी की, जनता की अपेक्षा आपसे होती है। जनता की अपेक्षा होती है कि पीने का पानी साफ मिले, फ्री मिले, कम पैसे में मिले, ज़्यादा में मिले, वो बाद की बात है। पहले पीने का पानी साफ मिले। कुलदीप जी के इलाके में पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा। पानी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये कहते थे कि हम आधा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। सड़कों की हालत जर्जर है। 500 स्कूल खोलने वाली पार्टी 5 स्कूल नहीं खोल पाती है उस विधानसभा में, कुलदीप जी की विधानसभा में। वहां पर 20 अस्पताल इन्होंने दिल्ली में खोलने थे, एक तो खोलते, आसपास ही खोल देते। 20 कॉलेज खोलने थे, कोई कॉलेज खोला है क्या? ये सवाल जनता उनसे पूछ रही है। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूर्वी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, मेरे कार्यकर्ता साथियों का प्यार, सहयोग, कर्मशीलता मुझे निश्चित तौर पर प्रभु के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मुझे संसद में पहुंचाएगा। ये थे हर्ष मल्होत्रा जी, जो अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं इस बार पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहां आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कुलदीप कुमार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। किन मुद्दों को लेकर ये जा रहे हैं जनता के बीच, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, देश के संविधान को बचाने का है, देश के लोकतंत्र को बचाने का है। और लोकल की बात करूं तो ऐसा मुद्दा है कि जो सांसद यहाँ रहे
5 सालों में वो आज तक जनता के बीच में कभी आए नहीं, कोई काम उन्होंने किया नहीं, कोई बारात घर उन्होंने बनाया नहीं, कोई सड़क उन्होंने बनाई नहीं, पुलिस की व्यवस्था उन्होंने देखी नहीं, तो उन्होंने कोई काम यहाँ पे नहीं किया। आज उन मुद्दों को लेकर हम बीच में जा रहे हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई हूँ, लोगों के बीच में रहूँगा, किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं किसी समय समाधान कर सकता हूँ, उनके बीच का हूँ, तो मैं लोगों से वोट मांग रहा हूँ कि अब क्या मुझे मौका दे। भाजपा ने यहाँ से पूर्व मेयर को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, किसको उतारती है भाजपा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि कम से कम उन कार्यकर्ता का भाजपा का तो 10 समझ लेते जो पिछले 10 सालों से झेल रहे थे कि कोई हर बार बाहर के व्यक्ति आके चुनाव लड़ते थे। एक गुजरात से आए महेश गिरी, गुजरात वापस चले गए, गौतम गंभीर आए, अब वो क्रिकेट में वापस चले गए, अब तीसरे मल्होत्रा जी आए, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले, ये यहाँ से हारेंगे और वापस चले जाएंगे। ये भी चुनौती कितनी मानते हैं चुनाव में? चुनौती जनता काम कराना चुनौती होता है। चुनौती तो बीजेपी तो कोई चुनौती नहीं है, आज की डेट में है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और चुनाव हमारे पक्ष में है। हम जनता के बीच के उम्मीदवार हैं, जनता के साथ रहने वाले उम्मीदवार हैं और चुनौती है देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की। अपनी जीत को लेकर कितने % आप आश्वस्त हैं? जनता जो प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, वो तो कह रही है कि भाई अब की बार तो यहाँ से कुलदीप कुमार। तो कहीं ना कहीं कुलदीप कुमार अपना आश्वस्त हैं जीत को लेकर। गौरव गिरी के साथ डीडी न्यूज। और चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए पत्र लिखा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल होना चाहिए और विभिन्न जगहों से आ रही शिकायतों, जिसमें अवैध झंडे, पोस्टर लगाने, सरकारी योजनाओं का प्रचार इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई करके 21 मार्च शाम 5 बजे तक आयोग को रिपोर्ट दी जाए। भारतीय चुनाव आयोग चुनाव में काले धन की भूमिका को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर निदेशालय दिल्ली ने आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संभावित संदिग्ध बेहिसाब नकदी, बुलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली में कई व्यवस्थाएं की हैं। लोकसभा चुनाव के संबंध में अन्य उपायों में निदेशालय ने सिविक सेंटर नई दिल्ली में 24/7 नियंत्रण कक्ष खोला है एवं एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने उनके काफिले पर हुए हमले को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अपने काफिले पर हुए हमले पर निशित प्रामाणिक ने कहा कि कल जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है और टीएमसी और कांग्रेस द्वारा यहां बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे कूच बिहार सीट से हार रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई गुंडों ने हमारे काफिले पर हथियारों से हमला किया। कल जो घटना हुआ ये अत्यंत निंदनीय घटना है और ऐसा घटना टीएमसी कांग्रेस द्वारा बार बार यहाँ पर ऐसा घटना को अंजाम देते हैं और इससे पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक किया गया। लेकिन मैं जब इस चुनाव में जब कैंडिडेट बन के आया तो सभी पार्टी को संबोधन किया और सभी को ये कहा कि आइए सभी मिलकर राजनीति का जो ये क्षेत्र है इसमें एक सौजन्य दिखाए और गणतंत्र का जो ये महोत्सव है सभी मिलकर इसमें शामिल हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी कल जो ये घटना हुआ, मैं कहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है उन लोगों को ये साफ तौर से ये पता है कि ये सीट वो लोग इस कुछ बिहार में उनकी जो पैर का नीचे का जो जमीन है वो पूरी तरह से जो है वो हिल गया है और इसीलिए ऐसा जो है घिनौना कार्य कर रहा है। और वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी समन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि समन आपके नाम से जारी हुए हैं, आप भी देश के नागरिक ही हैं, पेश होने में क्या दिक्कत है। वहीं ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक नहीं है। सुनवाई में केजरीवाल को फिलहाल ना तो गिरफ्तारी से संरक्षण मिला है और ना ही कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। यूपी के बदायूं में 2 भाइयों की निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि जावेद अभी फरार है। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद शहर में के लोगों में आक्रोश है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार को दिल दहलाने वाली वारदात के तहत 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी साजिद के पिता और चाचा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मंगलवार को बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में देर शाम एक व्यक्ति ने घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें आयुष और हनी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चों की हत्या की घटना के बाद मौके पर तनाव फैल गया और भीड़ ने जमकर हंगामा किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के एक आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानून व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। शहर में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जनपद में भी हर जगह स्थिति सामान्य है। आरोपी साजिद वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। राजनीतिक दलों ने भी बच्चों की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? बहरहाल घटना के कुछ ही घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपित साजिद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। शहर में कानून व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कड़े प्रबंध भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिम अवैध घुसपैठिए हैं, उन्हें भारत में रहने या बसने का कोई मौलिक अधिकार हासिल नहीं है। यह अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों का है। सरकार का कहना है कि गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल रोहिंग्या मुस्लिम देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। वो तिब्बत और श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों के बराबर हक मिलने का दावा नहीं कर सकते। शरणार्थी का दर्जा किसको दिया जाए या नहीं, ये फैसला लेना सरकार का काम है। कोर्ट को नीतिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई को लेकर दायर एक याचिका के जवाब में दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि बड़ी संख्या वाला विकासशील देश होने के नाते देश के सीमित संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का है। अवैध घुसपैठियों को देश में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मकान जैसी सुविधा उपलब्ध कराना अपने नागरिकों को उनके वाजिब हक से वंचित करना होगा। सरकार ने कहा है कि भारत पहले ही अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है। सरकार के पास इनपुट है कि बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र हासिल करने, मानव तस्करी और देश के विभिन्न हिस्सों में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। इसके चलते वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाना जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को दोबारा निर्वाचित होने पर बधाई दी और रूस के मैत्रीपूर्ण लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों नेता आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास करने पर सहमत हुए। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों में प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में बातचीत और कूटनीति के पक्ष में भारत की निरंतर स्थिति को दोहराया। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पुतिन से बातचीत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन से बात की और उन्हें रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी। हम आने वाले वर्षों में भारत रूस के विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा और विस्तारित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत यूक्रेन साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के जन केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराया और संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत सभी मुद्दों के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास जारी रखेगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों के लिए भारत की निरंतर मानवीय सहायता की सराहना की। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। पीएम मोदी ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अच्छी बातचीत हुई। शांति के सभी प्रयासों और चल रहे संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन से अवगत कराया। भारत हमारे जन केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर अपनी मासिक रिपोर्ट जारी करते हुए आरबीआई ने कहा कि वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के दौरान देश का औसत आर्थिक विकास दर 8% से ज्यादा रहा है और अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत तथ्य अभी मौजूद हैं उससे संकेत मिलता है कि इसे बनाए रखा जा सकता है और इसके आधार पर तेज विकास की नींव भी तैयार की जा सकती है। वर्ष 2023 से 24 की पहली तीनों तिमाहियों में जीडीपी की विकास दर 8.2%, 8.1% और 8.4% रहने का आंकड़ा सरकार ने दिया है। आरबीआई ने कहा है कि 4% के महंगाई दर लक्ष्य की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन खाद्य कीमतों को लेकर ही थोड़ी चिंता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा महंगाई के हाल के 2 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि सर्दियों में खाद्य कीमतों में नरमी आने का सिलसिला अस्थायी था। मछली और मीट में महंगाई दिख रही है, लेकिन इसके अलावा दूसरे उत्पादों की कीमतों में नरमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू खाते में घाटे का कम होना, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी और लगातार तीसरे वर्ष राजकोषीय घाटे का लक्ष्य के मुताबिक रहना विकास दर की तेजी को बनाए रखने में मदद करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक निवेशकों में भारतीय बाजार का आकर्षण और मजबूत हुआ है। सर्विस सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व देने पर काम करके और उच्च स्तर का श्रम उपलब्ध कराने से अगले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल टास्क फोर्स ने आज भारत में आईएसआईएस के प्रमुख हारिस फारूकी को एक अन्य ऑपरेटिव के साथ असम के धुबरी में गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस के सीपीआरओ ने कहा है, केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दिए गए इनपुट पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ टीम ने उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर देश में घुसने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ के लिए गुवाहाटी ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों को एनआईए को सौंप दिया जाएगा। भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया है। एक नोटिफिकेशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के नियम 3 के उपनियम 1 के उपखंड वी के प्रावधानों के तहत पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विशेष रूप से सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने के लिए इस विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं। नवंबर 2019 में ही फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना हुई थी। इसके जरिए लोगों को सरकार से जुड़ी भ्रामक खबरों के अलावा संबंधित संदिग्ध और संदेहास्पद जानकारी के बारे में जागरूक किया जाता है। रंगभरी एकादशी के साथ ही होली का त्योहार शुरू हो गया है और इसकी धूम देश भर में हर जगह देखने को मिल रही है। देश के विभिन्न हिस्सों सहित मंदिरों में पूरे उल्लास और उमंग के साथ रंगभरी एकादशी मनाई गई। भक्ति से सराबोर होकर लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। रंगभरी एकादशी फाल्गुन मास की अंतिम एकादशी होती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ श्री विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंगभरी एकादशी की बधाई देते हुए लिखा, बाबा विश्वनाथ के सभी भक्तों को रंगभरी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़े इस पावन अवसर के साथ ही काशी में होली का पर्व भी शुरू हो रहा है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से काशी सहित देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दोस्तों और परिवार के साथ पखाल का स्वाद लेने से आनंद दोगुना हो जाता है। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, प्रोफेसर किशोर बासाजी और पूर्व राजनयिक श्री तरनजीत संधू का पखाल दिवस मनाने के लिए दोपहर के भोजन पर मेरे साथ शामिल होने के लिए आभारी हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ के पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक पखाल न केवल एक आत्मिक भोजन है बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान और पाक विरासत का एक अभिन्न अंग है। खुशी है कि अधिक से अधिक लोग इस स्वदेशी व्यंजन के स्वास्थ्य लाभों की खोज कर रहे हैं और इसे अपने आहार का हिस्सा बना रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। और केंद्रीय मंत्री ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। अगर आपको अपने घर के पास ही किसी अच्छे कलाकार की तलाश है तो कला क्लैब आपके लिए एक ठिकाना बन सकता है। कला क्लैब देश भर के कलाकारों और कला गुरुओं का एक मंच है जहां आप 20 से अधिक श्रेणियों में अपने मनपसंद कलाकारों की खोज कर सकते हैं। देश में अधिकांश कलाकारों को नियमित तौर पर काम नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें उनकी प्रतिभा के हिसाब से पहचान भी नहीं मिलती। देश के लाखों कलाकारों को काम दिलाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एक मंच मुहैया करा रहा है कला क्लैब। कला क्लैब 20 से अधिक कला श्रेणियों के कलाकारों के लिए देश में अपनी किस्म का पहला महाबाजार और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग बेहतर कलाकारों की खोज कर सकते हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी उपलब्ध होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आर्टिस्टों को मिलेगा खूब सारा काम, बेहतर पहचान और यूजर्स को आंख बंद करके कोई भी आर्टिस्ट ढूंढना हो। 20 कैटेगरीज है फिलहाल, 8000 से ज़्यादा बड़ी सब कैटेगरीज हैं, उनको यहाँ पर मेरे आर्टिस्ट मिल जाएंगे अप टू हाइपर लोकल लेवल। हमारा मिशन है कि हर पिन कोड पे, इंडिया के हर पिन कोड पे आपको मनपसंद का कलाकार 20 तरीके के, फ्रॉम म्यूजिक टू डांस टू रंगोली टू फोटोग्राफी टू एक्टिंग टू डीजेइंग टू फोक म्यूजिक टू स्पिरिचुअल आर्ट्स टू योगा टू मेडिटेशन टू कलनरी आर्ट्स, कोई भी आर्ट आप सोचते हैं तो इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, जहाँ पे सारे आर्ट एक तरीके से, एक आर्टिस्ट एक तरीके से होंगे। kalaclap.com वेबसाइट पर जाकर लोग अपने मनपसंद कलाकारों और कला गुरुओं की खोज कर सकते हैं। हाल ही में कला क्लैब मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है जिसके जरिए लोग कलाकारों से सीधे जुड़ सकते हैं। गली मोहल्ले में जो गांव में जो आर्टिस्ट हैं, जो हुनरबाज हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अब वो पूरी तरह से उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। जो सर्चेबिलिटी होती है वो नहीं थी, अब सर्च एंड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। आप डायरेक्ट उनसे कॉल करेंगे, बात करेंगे, उनसे अपने आप नेगोशिएट करेंगे और उनसे डील करेंगे, उनको काम भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा। मेरा टैगलाइन है एम्पावरिंग एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट। देश के हर कोने से 20 लाख से अधिक कलाकारों को कला क्लैब प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों, हर भाषा और संस्कृति के कलाकारों को भी इस अनोखे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर कला क्लैब कलाकारों, हुनरबाजों को काम भी दिलाएगा, पहचान भी दिलाएगा और उनको सशक्त करने का एक माध्यम भी बनेगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव को फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। वहीं सदगुरु जग्गी वासुदेव की हाल ही में सर्जरी हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी देते हुए लिखा कि सदगुरु जी से बात की और उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सदगुरु जग्गी वासुदेव कई सप्ताह से सिरदर्द से पीड़ित थे, जिसके बाद जांच में उनके सिर में सूजन और ब्लीडिंग जैसी समस्या सामने आई। बीते रविवार को उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों का कहना है कि वो सर्जरी के बाद अब ठीक से रिकवर कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदगुरु को अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी कामना की है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि श्री सदगुरु जी की सर्जरी के बारे में सुना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच आएं। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में।
भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को सुनवाई करेगा। के कविता ने आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक के काफिले पर कथित हमले को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उप लोकायुक्त ने खनन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री गायत्री प्रजापति और तत्कालीन प्रमुख सचिव गुरदीप सिंह को दोषी पाया है। इस संदर्भ में उप लोकायुक्त कार्यालय ने शासन को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय समिति से आगे की जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में आयकर अधिकारियों ने सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार के मंत्री अरूप विश्वास के भाई और तृणमूल नेता स्वरूप विश्वास के घर पर छापा मारा। आज सुबह आयकर अधिकारियों ने सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ स्वरूप विश्वास के घर पहुंचकर छापेमारी की। ईडी ने पीएमएलए मामले में मोहम्मद हाफिज के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने मोहम्मद हाफिज के कर्नाटक, केरल और गोवा के ठिकानों पर बैंक में जमा 4.4 करोड़ 12.5 लाख कैश और ज्वेलरी जब्त की। सीएजी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने एआई ऑडिट के लिए दिल्ली आईआईटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन ऑडिट प्रथाओं और उससे आगे की प्रगति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस साल आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों में बदलाव करने का फैसला किया है। पहले 26 मई को प्रस्तावित ये परीक्षा अब 16 जून को आयोजित की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के आरोपों के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 रद्द कर दिया है। इस परीक्षा का तीसरा चरण 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित कराया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल द्वारा विकसित स्वदेशी 1500 एचपी प्रोटोटाइप इंजन का बुधवार को मैसूरू संयंत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने बीईएमएल के इंजन डिवीजन परिसर में परीक्षण फायरिंग का उद्घाटन किया। नोएडा यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव से जुड़े मामले में नोएडा पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एल्विश यादव की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क देशों का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक मानकों, विविध शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठित संकाय के अलावा आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और प्रतिष्ठित प्रोफेसर के अग्रवाल को नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की साउथ एशियन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के अग्रवाल से। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक जगत में ख्याति प्राप्त जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर के अग्रवाल को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये बात करते हैं सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट योगदान न केवल भारत बल्कि वैश्विक जगत में जाना जाता है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्थान है, इसकी बतौर अध्यक्ष आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपका विजन क्या है? ऐसा है कि ये जो विश्वविद्यालय है ये भारत में स्थापित किया गया और इसकी बहुत ही एक यूनिक स्थान है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 8 देशों द्वारा स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। इसके 8 देश इसको फंड करते हैं, 8 देश इसको गवर्न करते हैं, तो जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि भारत और सार्क देश अभी विकसित देशों के रास्ते पर हैं, तो जो नए नए शिक्षा के तकनीक आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, उनके लिए किसी भी देश के लिए बहुत पैसा जुटाना शायद इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए ये प्रयास किया गया कि सार्क देश मिलकर एक विश्वविद्यालय बना लें जिनमें रिसर्च के उन क्षेत्रों पे रिसर्च हो जो सारे देशों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। उस हिसाब से इकोनॉमिक कंसिडरेशन के हिसाब से भी खर्चे का बंटवारा हो जाएगा तो सबके काम आ जाएगा। तो इसलिए मॉडल बनाया गया कि कौन देश कितना पैसा देगा और मिलकर इस विश्वविद्यालय को चलाएंगे। तो मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय का जो
इक्वालिटी उद्देश्य है वो सारे देशों को बहुत मदद करेगा। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को हमेशा बढ़ावा देता रहा है और जरूरत पड़ने पर मदद भी करता रहा है। ऐसे में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय खुला है और पड़ोसी देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो इसके जरिए सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में कितनी मदद मिलेगी? विश्वविद्यालय तो एक ऐसा स्थान है जिसमें सामयिक और सांस्कृतिक विषयों को आगे बढ़ाने में हमेशा ही मदद मिलती है। भारत का भी हो तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे जो आते हैं उनको मदद मिलती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्व देते हैं इस बात को कि आपको किन किन एरियाज के छात्र छात्राओं से मिलने जुलने का काम करने का अवसर मिलता है। कौन कौन से मुख्य शैक्षिक पाठ्यक्रम हैं और यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर पर कितने विषयों में पढ़ाई हो रही है? अभी तक जो इसमें सब्जेक्ट चल रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स, लॉ, अपना मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को जिसमें वैश्विक जगत को हम नेतृत्व करें और आगे बढ़ाएं, उसमें आपका ये विश्वविद्यालय ग्लोबल इमेज भारत की बनाने में कितना मददगार साबित होगा? इस विश्वविद्यालय का जहां तक तल्लक है, देखिए सार्क देशों के लिए तो भारत का नेतृत्व एक नेचुरल सी चीज उभर के आती है, इसीलिए मुझे ये नेतृत्व सौंपा गया। तो ये थे देश के जाने माने और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका मानना कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के जरिए एक और जहां पड़ोसी देशों को भी बेहतर तालीम देकर नॉलेज विदाउट बॉर्डर का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित करने का बेहतरीन प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने गाजा के मुख्य अस्पताल अल शिफा में हमास आतंकियों के मौजूद होने की पुख्ता खुफिया सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली सेना ने 90 बंदूकधारियों को मार गिराने और 160 को गिरफ्तार करने के दावा किया है। साथ ही कई अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सेना ने अस्पताल से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए। घटना हरनाई जिले के हरदालो इलाके में हुई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके कारण कोयला खदान धंस गई। वहीं बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने बताया कि बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह पर हमला करने वाले सभी 8 बंदूकधारी मारे गए हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध समय के साथ रह रहकर और तेज होता जा रहा है। एक तरफ तो रूस यूक्रेन पर हमलावर है, वहीं यूक्रेन भी रूस पर पलटवार करने में पीछे नहीं है। ताजा संघर्ष में दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के भीतर एंगल्स हवाई बेस को निशाना बनाने का दावा किया। साथ ही दोनों देशों के अलग अलग क्षेत्रों में हमलों की हलचल और तेज हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सियासी बिसात पर